दूसरा सेगमेंट हम ले चलते हैं आपको पंजाब। हमारे साथ डॉक्टर बिरदी, हरवंश बिरदी जी, जो धम्मा वेव्स के फाउंडर मेंबर भी हैं। तो मैं आनंद भाई साहब से जी रिक्वेस्ट करूंगा कि जी। जी। कैं साहब, सबसे पहले मैं एक्चुअली आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुजाता जी का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, क्योंकि वो कभी कभी मीटिंग में होते, कॉलेज में होते हैं, तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि उनको समय दिया जाए। उसके जी बाद जी। डॉक्टर साहब को हम गो पंजाब हेड। से। जी जी। गो हेड प्लीज। जी। सो थैंक यू। जैस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दमावी लाइव जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम शुरू में अपनी कंसेंट शेयर करते हैं कि जो दमावे का जो मकसद सिर्फ एक ही है, दम का आसार प्रसार और बाबा साहब के मिशन का आसार प्रसार करना। और उसी के साथ ही पिछले लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें 5th ईयर 2020 को हमने ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, और दमावेव की जो टीम है दिन रात मेहनत करती है हर रविवार को। इस एक और 1.5 घंटे के प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए पूरा एक हफ्ता हमें लगता है। तो हमारे जो आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी हैं नागपुर से, बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं डॉक्टर साहब के लिए कि जो जानकारी देते हैं इतनी वो प्रिपेयर करके लेके आते हैं अपने आप को, और बहुत लोगों को उस जानकारी का लाभ होता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वेलकम, नवोदय जय। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय हिंद सभी को। आज मैं आपके समक्ष 27 जनवरी से लेके 2 फरवरी 2025 तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। 27 जनवरी 1919 को साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी गवाही हुई थी। 28 जनवरी 1912 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने शाहू महाराज को एक पत्र लिखा था। 29 जनवरी 1939 को पूना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका वहां पे भाषण हुआ था। 29 जनवरी 1904 को जोगेंद्र नाथ मंडल इनके जन्मदिन पर उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका कार्य काफी बड़ा भी है। वे दलित उत्थान के लिए समर्पित और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके साथ मिलकर उन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। वो एक बहुत काफी विद्वान व्यक्ति थे। यही कारण है कि वे पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। बाद में वो श्रम मंत्री भी बने। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान जाने के पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अच्छे काफी सहयोगी रहे थे, तथा डॉक्टर अम्बेडकर इनके संविधान सभा में पहुंचाने के लिए उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाल के दोनों महान नेताओं ने मिलकर संघर्ष किया और दलितों को देश के समक्ष रखा। ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र से डॉक्टर बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा था वह मुस्लिम बहुसंख्यक था, और जोगेंद्रनाथ मंडल के दलित समर्थक एवं मुस्लिमों के समर्थन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जोगेंद्रनाथ मंडल को समझाया कि पाकिस्तान में ना जाए, लेकिन उन्हें लगा कि पाकिस्तान में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन उनको वापस भारत आना पड़ा। वो पाकिस्तान में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। वैसे ही जोगेंद्रनाथ मंडल भी पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने थे, लेकिन दोनों को अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ा था। ये बहुत विडंबना की बात है कि पाकिस्तान ने उनको देशद्रोही भी कहा था, जबकि भारत में अच्युत के रूप में उनका कार्य बड़ा है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 29 जनवरी 1954, ये अभी का जो कार्य चल रहा है कुंभ मेले का, उससे काफी रिलेटेड है। तो 29 जनवरी 1954 को कुंभ मेले में 800 लोगों की जो मौत हुई थी वो भगदड़ की वजह से हुई थी। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने ये कहा था कि कुंभ मेले में नागा साधियों के पैरों तले हजारों नागरिक कुचले गए, ये घटना क्या दर्शाती है? अगर मैं मंत्री होता और अधिकार मेरे पास होते, तो मैं इन साधुओं को सेना में भेजकर भगा देता। अगर आवश्यकता होती तो गोलीबारी भी करता। गिरिकंदर में रहने वाले इन साधुओं को यदि जन सामान्य में आना है तो उन्हें वस्त्र पहनकर ठीक से आना चाहिए। लेकिन हमारे शासकों ने इस अवसर पर क्या किया? लोगों की धार्मिक अंधश्रद्धा को उन्होंने लोकप्रियता के लिए पूरी तरह से उसका उपयोग किया था। इसका संदर्भ आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषण
18वें खंड में भाग 3 में मिलेगा। 29 जनवरी 2025 को, मतलब अभी की बात है, कि प्रयागराज जब अमावस्या का दिन था तो इस कुंभ मेले के दौरान भगदड़ हुई और वहां पे काफी लोग कुचल के मारे गए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 30 की संख्या है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी वहां पे कह रहे हैं कि उसकी संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। भारतीय संविधान हर भारतीय नागरिक को श्रद्धा और उपासना का स्वतंत्रता देता है। ये उसका मूलभूत अधिकार है। लेकिन भारतीय संविधान ने कुछ मूलभूत कर्तव्य भी बताए हैं, जिसमें वैज्ञानिक समाज बनाना हर भारतीय नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है। ये सोचने की बात है कि करोड़ों लोग स्नान करने से वहां का पानी शुद्ध रहेगा क्या? भारत देश को हम अपने भारत देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? विज्ञान और तकनीक की ओर या धार्मिक अंधश्रद्धा की ओर? हर साल चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि पर 25 से 30 लाख लोग आते हैं। कहीं भी अनुचित ऐसी घटना नहीं घटती। करोड़ों रुपए की किताबें लोग अपने अपने घर में लेके जाते हैं और वह ज्ञान और विज्ञान को घर में जाके हासिल करते हैं। आज 21वीं शताब्दी में भारतीय लोगों को किस मार्ग पर चलना चाहिए, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। 30 जनवरी 1924 को एस.एन. गोयनका जी, इनका जन्म हुआ था। उनके जयंती पर हम पूरी धमाल की टीम की तरफ से उन्हें शत शत नमन करते हैं। उनका भी कार्य काफी सराहनीय है। उन्होंने विपश्यना ध्यान सीखकर उसे भारत में पुनः लोकप्रिय बनाया। मुंबई स्थित ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा उनके मार्गदर्शन से बनाया गया है, ताकि ध्यान साधना को बढ़ावा मिल सके। ये पगोड़ा तथागत बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान साधना को आगे बढ़ाने का एक केंद्र है, जिससे लाखों लोगों को आंतरिक शांति और आत्मानुशासन का मार्ग दिखाया दिखाया जाता है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा ध्यान और अहिंसा का ही प्रतीक माना जाता है। ये सेन गोयनका जी का जीवन सादगी, सेवा और ज्ञान की शक्ति का एक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए उनके जन्मदिन पर हम सभी श्रद्धापूर्वक उनको नमन करते हैं। 31 जनवरी 1920 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने मुकनायक ये समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ये क्रांतिकारी घटना को आज जो है 31 जनवरी 2025 को पूरे 100 साल हो रहे हैं। आज भी आंदोलन के भविष्य के लिए समाचार पत्र की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने कहा था, किसी भी आंदोलन को सफल होने के लिए उसे एक चालू समाचार पत्र की आवश्यकता होती है। समाचार पत्र के बिना एक आंदोलन टूटे हुए पंखों वाली पार्टी की तरह होता है। ये उनका कहना बहुत ही सही है। और इनका मुख्य समाचार पत्र मुकनायक, इस अखबार की 105वीं वर्षगांठ पर आप सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामना देते हैं। 1 फरवरी 1908 को बंदे आनंद मित्र महाथेरो, इनका जन्म हुआ था। उन्हें जन्मदिन पर हम सभी की तरफ से विनम्र अभिवादन करते हैं। 2 फरवरी 1913 को सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल, इनका स्मृति दिन रहता है। उनके स्मृति दिन पर हम पूरी धमावेश की टीम की तरफ से उन्हें त्रिवार वंदन करते हैं। अब सबको पता है, सूबेदार रामजी मालोजी सपकाल, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पिताजी थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके जीवन में उनके पिताजी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके समर्थन और मार्गदर्शन से ही उनका संघर्ष में जीवन और शिक्षा की यात्रा बहुत ही प्रभावशाली रही। उन्होंने शिक्षा की प्रेरणा के साथ साथ शिक्षा के लिए संघर्ष करना भी सिखाया। उन्होंने हमेशा समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने का सपना देखा। उस समय समाज में जातिवाद और भेदभाव के कारण बहुत कठिनाइयां आती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं होने दी। जब भीमराव जी के स्कूल में भेदभाव को वो झेल रहे थे, तो उनके पिताजी ने उन्हें प्रेरित किया और कहा कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बताते हैं उनकी आत्मकथा में, मेरी आत्मकथा उनकी किताब है, उसमें उन्होंने ये बताया कि पिताजी हमेशा यही कोशिश में रहते थे कि हमें सीखने की तथा ज्ञान हासिल करने की रुचि विकसित हो। इसलिए वो सुबह खाना खाने के पहले देवघर, मतलब पूजा घर में बैठकर हमें भजन तथा अभंग के दोहे बोलने को लगाते थे। लेकिन 4 अभंगों को बोलकर खाना खाने को पहुंच जाता था और तब पिताजी आकर मुझे पूछते थे कि आज जल्दी तुम्हारा भजन खत्म हुआ। लेकिन उनको उत्तर देने के पहले ही मैं वहां से भाग जाता था।
मेरी दोनों बहनें तथा बड़ा भाई, इन्हें कड़क नियम थे कि वो पूजा घर में समय पे पहुंचे, अगर कोई नहीं रहा तो उन्हें माफ नहीं करते थे। इसलिए वे बड़े ही भक्तिभाव से संतों के अभंग और कबीर जी के दोहों को याद करते थे। डॉक्टर वसंत ये भी कहते हैं कि ये मेरा विचार था कि धर्म की जो शिक्षा व्यक्ति के हृदय को, पार्श्विक प्रकृति को वश में नहीं करती, वह पूरी तरह व्यर्थ है। मुझे धार्मिक दिखावा पसंद नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बात उनकी जो मेरी आत्मकथा है, इस किताब के पेज नंबर 16 में इस बात को उन्होंने लिखा है। इस तरह रामजी सकपाल जी का ये योगदान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इनके जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण था, और इनकी शिक्षा सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने मजबूत आधार भी प्रदान किया था, क्योंकि वो खुद ही ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका काफी प्रभुत्व था, इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को एक शिक्षक के तौर पर सिखाया। भीमराव इनकी शिक्षा के लिए उन्होंने काफी कठिनाई का सामना भी किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें उच्च शिक्षा लेकर समाज को गुलामी से बाहर निकालने की शिक्षा और प्रेरणा उनके पिताजी से ही मिली। उनके पिताजी से मिलने की वजह से उनके कार्य वाकई में बहुत ही महान थे। तो उनके महान कार्य से लोग उन्हें बाबा साहेब कहते हैं। पुनः एक बार श्री रामजी सकपाल जी, इनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं तथा विनम्र अभिवादन करते हैं। इस तरह मैंने आपके समक्ष 27 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से हैं। और जब मैं इनकी सीवी देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, इतनी कम उम्र में भी इन्होंने बहुत ही अचीवमेंट्स की हैं। डॉक्टर सुजाता जी कर्नाटका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे आपने देखा कि अब इतनी खोज करके एक हफ्ते में अपना पूरा ड्यूटी भी करते हैं यूनिवर्सिटी में, बच्चों को पढ़ाते भी है, और धम्म के कार्य में भी कैसे कितना हार्ड वर्क करते हैं। डॉक्टर सुजाता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको भी नमन करते हैं, क्योंकि गुणों में और स्टडी में बहुत ये हाई है हमसे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो अब ले चलते हैं फिर आपको पंजाब, जहाँ हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर हरबंस बिरदी जी, जो कि किसी भी जानकारी के मोहताज नहीं है, जिन्होंने धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती 50-55 साल, 50-55 ईयर लगा दिए हैं। और कितनी अनगिनत इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और अभी अभी एक यूनिवर्सिटी ने इन्होंने डॉक्टर की जो उपाधि दी है, उसके लिए हम उस यूनिवर्सिटी का और सभी जो कार्य किए हैं इन्होंने आज तक, जो धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए, ये साल में 2-3 बार, ये 3-4 बार तो इनका चक्कर इंडिया का होता है। क्योंकि ये सभी कार्य जो है ये धम्म के लिए ही और बाबा साहब के मिशन के लिए करते हैं। और हम इनकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं कि ऐसे ही हमारे सर पे भी आशीर्वाद रखें, क्योंकि इनका जो कार्य है काफ़ी वो हमें मार्गदर्शक करता है। और इनकी जो देन है समाज को, वो कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। तो ये आजकल पंजाब में है, और पंजाब में जो बहुत ही घिनौनी जो लोगों किसी आदमी ने की है, वो बाबा साहब का जो स्टैचू था उसको डैमेज करने की कोशिश की है। और वहाँ गए हैं डॉक्टर बिरदी सर। तो आज हम जो डॉक्टर बिरदी से बातचीत करेंगे कि वहाँ क्या हैपन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्योंकि वे वहाँ थे, और जब जहाँ वहाँ एजिटेशन हुआ, और जो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, उनके बीच में डॉक्टर बिरदी सर ने वो खुद अपनी आंखों से देखा है। सो डॉक्टर बिरदी सर, वेलकम टू धम्मावेव। तो जो आपने वहाँ देखा, और कैसे लोगों का प्रतिक्रम क्या था, जो जब लोगों ने उस आदमी को देखा, उस आदमी के बारे में सुना, जो वहाँ हुआ उसके बारे में सुना और देखा, और वहाँ कैसे कैसे जो एजिटेशन हुआ उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम एवरीवन। मैं 26 जनवरी का प्रोग्राम अटेंड करके, जो बोधि सत्व अम्बेडकर स्कूल है फूलपुर धनाल में, तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था, तो कार में ही
मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे अमृतसर में हो गया है, तो आप फौरन जो अंबेडकर पार्क फगवाड़ा में है वहाँ पहुँचो। तो हम बिल्कुल फगवाड़ा के नज़दीक थे, तो हमने कुछ चीज़ें घर में रखी और हम अंबेडकर पार्क में चले गए। तो मुझे बहुत हैरानी हुई और खुशी भी हुई कि 5-10 मिनट के टाइम में जब मैं वहां पहुंचा तो कम से कम 150-200 हमारे नौजवान वहां इकट्ठे हो गए थे, 10-5 मिनट के बीच। मैंने थोड़ा सा जितना मुझे आता था, आनंद जी को मैंने वो रिकॉर्ड करके भी उसी वक्त भेजा। जी और कुछ वहां नारे लगाने के बाद, कि वो सड़क जीटी रोड से ऑफ होती है बंगा की तरफ, तो फिर वो हमारे लड़के कुछ तो ऐसा कह रहे थे कि तोड़ फाड़ शुरू कर दो। तो उम्र में सीनियर में ज़्यादा मैं वहाँ था, तो मैंने उनको कहा भाई ये गलत बात है, जी जिन लोगों की कारें खड़ी हैं उनका क्या कसूर है, ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। तो फिर बिल्कुल। क्योंकि वहां पर इतने लोग नहीं आते, तो फिर कुछ नौजवान कहने लगे कि हम जो जीटी रोड है वो बंद करेंगे। तो फिर हम सभी जीटी रोड पे चले गए। और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे साथ कभी ऐसा होता था, जो गवर्नमेंट के चैनल है या प्राइवेट चैनल है, वो हमारी बात तो कभी दिखाएंगे नहीं, लेकिन कुछ ही घंटों में वो खबर सारी दुनिया में पहुंच गई। और जी फिर वहीं पर जो हमारे नौजवान नेता थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 28 तारीख को हम सारा पंजाब बंद करेंगे। लेकिन जब मैंने वो लड़के की तस्वीरें देखी जो वो स्टैचू तोड़ रहा है, पहले तो नीचे एक बुक की शेप में बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो जी उसने उस पे पैराफिन डाल के आग लगाई, तो इसीलिए बहुत धुआं था वहां पर। और फिर जी ऊपर चढ़ के उसने जो तोड़ना शुरू किया, खैर टूटा तो नहीं वो इतना, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी शक्ल सूरत देखी, तो मैंने तो स्ट्रेट वे कह दिया कि भाई ये इससे किया नहीं है, इससे करवाया गया है। क्योंकि बिल्कुल। वो एक भोला भाला सीधा साधा है। और जब उसको जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पकड़ कर ले जा रहे थे, तो और लोग भी इसको पीट रहे थे, तो एक सरदार ने खुद कहा, यानी सिख ने खुद कहा कि तू हम सिखों को बदनाम कर रहा है। तो इसलिए ये उसमें कोई समझदार लोगों का, सिखों का हाथ नहीं हो सकता। इसके पीछे हम जानते हैं ना, जो इनकी मनुवादियों की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो उनका काम हो सकता है। अगर इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो उसमें सब जो हकीकत है वो सामने आ जाएगा। मैं आपको यहाँ एक जिक्र करना चाहता हूँ कि आपने बीपी मोरिया का नाम सुना होगा। जी जब वो लंदन आते थे तो मैं अपनी कार में उनको लेने जाता था। जो हमारे आरपीआई के बुजुर्ग थे उनके पास कार नहीं थी, तो मैं उनके कार में लेकर आ रहा था। तो वो स्टैचू की बात चली, तो उन्होंने मुझे कहा कि 1965 में जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बाबा साहब का स्टैचू लगना चाहिए, बात तो हो गई। तो वो कहने लगा कि मुझे ऑल ओवर इंडिया से फोन आने लगे कि भाई आज ये स्टैचू बाबा साहब का मत लगाओ। तो बीपी मोरिया कहने लगे, मैंने पूछा भाई क्यों? तो वो कहते जी देखो बाबा साहब को नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं, और वो बिल्कुल। स्टैचू का नुकसान करेंगे, तोड़ेंगे। तो वो मोरिया जी कहने लगे, तो मैंने उनको कहा कि इसीलिए तो मैं स्टैचू लगवा रहा हूँ कि बाबा साहब के स्टैचू को लोग बेइज्जत करेंगे, तोड़ेंगे। तो फिर जो हमारे लोग हैं वो उनके उनके दिमाग में गुस्सा आएगा, तो फिर वो इकट्ठे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो यही जी बात मुझे उनकी उस दिन बहुत याद आई। ठीक है वो बाबा साहब का स्टैचू डैमेज हुआ है, लेकिन उसकी वजह से सारे भारत में हमारे लोगों में इतनी हलचल मच गई कि 28 तारीख को जालंधर बंद था, जी फगवाड़ा बंद था, लुधियाना बंद था। तो जानी कि जीटी रोड सारी ब्लॉक थी। तो इसलिए हमारे लोगों को वो जागरूक करने का, होश में लाने का एक मौका मिल गया। तो ये बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। इससे पता हो सकता है जो मनुवादी है वो हमारी ताकत को आजमाना चाहते हैं, तो उनका जी उसको जवाब मिल गया। तो अब आगे जी जो कानून है वो अपनी बात करेगा। जी जी अ,
बहुत जी धम्मा वेव्स की तरफ से भी उस दिन कवरेज करने की कोशिश की गई, और 28 को भी। और धम्मा वेव्स की पूरी आपके साथ ही जो मीनू जी हैं और उनके हस्बैंड, वो सभी ने जो कवरेज किया है, उसकी पिक्चर भी आनंद जी दिखाएंगे। और हम सभी को यही इनकरेज करते हैं कि कोई भी जो तोड़ फोड़, उसका हम साथ नहीं देते हैं। क्योंकि जो भी एजिटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी का जानी माली नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मनुवादी मीडिया है, चाहे मनुवादी सरकारें हैं, वो हमारा जो डैमेज हुआ उसके बारे में कम दिखाएंगी। और जो हमारे नौजवान लड़के हैं, वो अगर कुछ ऐसा काम करेंगे, वो ज्यादा उसका प्रचार करेगी। तो हम फ्यूचर में भी यही सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी कोई ऐसा हैपन होता है तो उसमें शांति से और बिल्कुल जो रूल एंड रेगुलेशन कानून के तहत ही हम एजिटेशन करें। तो ले चलते हैं आपको टोरंटो, जो आनंद भाई साहब है वो जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे। जी धन्यवाद। एक जी जी, बहुत एक बहुत एक बात धन्यवाद। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, अगर वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है तो इतना ऊंचा चढ़ के सीढ़ी लगाकर बाबा साहब के जी स्टैचू को तोड़ा, वो तो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। और कितने नेताओं के अमृतसर में स्टैचू है, उस पे उसको क्यों नहीं तोड़ा? बिल्कुल तो बिल्कुल ये जी। जैसे मैंने पहले कहा, वो उस नौजवान ने किया नहीं है, उससे करवाया गया है। बिल्कुल 100%। जी आनंद जी भाई साहब, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद खैन साहब। जैसे आप हमारा दमावे पर आदरणीय बिरदी साहब पंजाब में हैं, वो एक खास मकसद पे वो इंडिया गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बिरदी साहब, जो दूसरा सवाल है कि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जो मिशन के अंदर दिन रात काम करते हैं, उनका कुछ उन्होंने कुछ जो वरीड जो उन्होंने अपनी तरफ से ये हमें दी है कि ये जो छोटे छोटे बेबी स्टेप जो हैं, वो आने वाले समय में बहुत एक बड़ा कुछ होने वाला है। उन्होंने इसके ऊपर चिंता जाहिर की है, क्योंकि जलंधर में एक और भी बहुत बड़ा एक उन्होंने संविधान को लेके जो नया संविधान लॉन्च करने की ये बातचीत हो रही है। तो हमारे जितने भी अम्बेडकराइट मिशनरी साथी हैं, वो काफी इस बात को लेके चिंतक हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें, क्योंकि आपने पूरा ग्राउंड लेवल पे इसको फेस किया है, मैं चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये हमें बोला है कि कभी भी हिंदू राष्ट्र को कायम होने नहीं देना है, हमें उसको रोकना है। तो क्या जो हमारे लोग हैं, जो युवा लोग हैं, इस मोमेंट को कैसे देखते हैं? इस जो पूरे का पूरा जो एपिसोड हुआ है, बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में उनका जो वो हर्ट हुए हैं, जो जो बाबा साहब के स्टैचू को डैमेज किया गया। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें जो लोगों की फीलिंग है, जो हिंदू राष्ट्र बनने को जो एक रास्ता इन्होंने आगे बढ़ रहा है दिन भर दिन, वो लोगों के मन में कैसे ख्याल चल रहे हैं, वो उसको इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप। देखो आनंद जी, भारत में अगर सही मर्दमशुमारी कराई जाए, जिन बौद्धों को ये 0.7% कह रहे हैं, मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर विदेशी अंग्रेज आकर ईमानदारी से सेंसस करें तो सारे भारत में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कम से कम सारे भारत में 15 से 20% तक बुद्धिस्ट हैं। आज उन्हीं को बहुत लिखा जाता है। जो लोग अवेयर हैं, जो जानते हैं, वो सेंसस वाले को पूछते हैं कि क्या धर्म लिखा, हालांकि वो बुद्धिस्ट कहते हैं। तो जब देखते हैं तो वो हिंदू लिख देते हैं। अगर हिंदू लिखा भी दिया जाए तो फिर वो अपने टाउन हॉल में जाकर पहले पेपर को फाड़ के दोबारा बनाते हैं। तो ये बेईमानी से सभी की जो सेंसस है वो ठीक नहीं है। अगर हम 20% मुसलमानों को मान लें, बौद्धों को मान लें, सिखों को मान लें, ईसाइयों को मान लें, ये हिंदू तो माइनॉरिटी रह जाते हैं। और एक इनका जी प्रचारक है, अच्छा मोटा ताजा नौजवान है, उसने खुद कहा है कि 3 स्टेटों में हिंदुओं की कम गिनती हो गई है, दे आर माइनॉरिटी।
तो ये इनका राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये जी मैंने पहले भी कहा था, वो जब हम बचपन में थे तो लोगों के घरों में दिया होता था जिसमें नीचे वो तेल डाला होता है, मिट्टी का, सरसों का नहीं। तो जब वो बुझता है, क्योंकि तेल खत्म हो गया है नीचे से, तो फिर वो जोर से फूंक करता है। तो इनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का है ना, ये फटाका मारना चाहते हैं। ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो ज्यादा हैं। जैसा मैंने कहा कि इनके अपने प्रचार का स्टेटमेंट है कि 3 स्टेटों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं। जी इनको इस बात का डर है। वो इनकी इनकी क्या इनकी फोके फायर है। तो जी कुछ नहीं होगा, कभी भी ये नहीं बनेगा। जी जी अगर बहुत बनेगा, नहीं नहीं, अगर इन्होंने कोई ऐसा कर दिया तो भारत के इतिहास में इतना खून खराबा कभी नहीं हुआ जितना तब होगा। क्योंकि अब तो जो मूल निवासी हैं, जिनको इन्होंने अछूत कहा हुआ था, जैसे बाबा साहब के स्टैचू की एग्जांपल है, एक 5-10 मिनट में 2-3 हजार नौजवान इकट्ठे हो गए। अगर इन्होंने ये किया तो वो तो सड़कों पे आ जाएंगे, वो कभी जी नहीं होगा। जी जो हमारे साथियों ने पंजाब बंद की कॉल भी की थी वो बहुत हमें देखने को मिला कि बहुत सक्सेसफुल रही है। तो हम जैसे आदरणीय कैंथ साहब ने बोला कि हम किसी की वायलेंस को हम प्रमोट नहीं करते पूरा, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और कानूनन तौर पर वो हम उसी के तहत भी जो कार्रवाई हम उसको उसके ऊपर करना चाहते हैं। तो जो अगला सवाल है आदरणीय मनोहर बिरदी जी उनका है, तो मैं चाहूंगा वो भी रखें, क्योंकि हर जो जो अम्बेडकराइट दुनिया में बैठा है वो इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर एनएसए लगाने की भी मांग कर रहे हैं। उसके बारे में अभी कुछ ज्यादा डिटेल बाहर नहीं आई, तो मैं चाहूंगा आदरणीय बिरदी जी प्लीज गो अहेड। मनोज जी। धन्यवाद बाली जी। बिरती जी, मेरा सवाल है, ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि उसके पीछे कोई साजिश है उस आदमी के पीछे जिसने स्टैचू को डैमेज किया, पर वो उसके बाद उसका अरेस्ट हो गया, 4 दिन का पुलिस रिमांड था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस पुलिस रिमांड में कुछ पता चला, पुलिस को क्लू मिला कि इसके पीछे क्या क्या था, कौन था, कौन सी साजिश इसके पीछे काम कर रही? कोई गवर्नमेंट की या पुलिस कमिश्नर की कोई स्टेटमेंट आई उसके इंटेरोगेशन के बारे में? थैंक यू। नहीं मनोज जी, वो क्या है कि आप मेरे से ज्यादा भारत में रह चुके हैं। वो ऐसा नहीं कि जिन्होंने कराया है वो डायरेक्ट होंगे, उसमें 2-3 कड़ियां होगी, ठीक है ना। तो अभी अगर वो तो तभी सामने आएगा अगर वो इंक्वायरी बिठाएंगे, तो इंक्वायरी में पता चलेगा। क्योंकि उसको भी धमकियां दी होंगी, अगर आपने कह दिया तो ऐसा होगा। तो अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अगर वो इंक्वायरी बिठाएंगे तो डेफिनेटली वो सामने आएगा। ठीक है, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इंक्वायरी टीम की मांग भी उस टीम के अंदर हमारे जो लोग हैं वो मांग करते हैं कि हमारी टीम का भी एक सदस्य उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हमारे लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं। और जो आदरणीय बिरदी जी का जो खास मकसद था भारत को जाने का, वो जैसे आप जानते हैं कि जो बीटी एक्ट 1949 को रद्द करवाने के लिए बौद्ध क्या की जो मैनेजमेंट है वो सारी बौद्धों के हाथ में देने के लिए उसी के लिए वो वहां पे गए हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि उसके अंदर उन्होंने वो भी कवरेज की। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आदरणीय काश लामा जी जो फ्रंट रनर हैं वो पंजाब में जो जनवरी 27 में आए, वो बहुत सारे जगह में प्रोग्राम हम आपको रूबरू कराएंगे कहाँ कहाँ उनके प्रोग्राम हुए। लेकिन उसकी सारी जो डिटेल है, क्योंकि इन्होंने उनको बहुत सारे बौद्ध बिहार जो पंजाब के हैं, बहुत सारे अम्बेडकर जो मिशन सोसाइटी, उसको उनके साथ रूबरू कराया और लोगों का क्या प्रतिक्रम था जो बीटी एक्ट 1949 को रद्द करवाने के लिए। जी बेदी साहब, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में जरूर हमारे जो दमावे के व्यूअर हैं उनको बताएं कि ये जो आपने काफी अम्बेसीज को भी कवर किया, हम दिखाएंगे, तो उसके बारे में जरूर हमारे श्रोतों को बताएं। जी
अब मैं जरा थोड़ा सा, मेरी गर्दन उधर हो जाएगी क्योंकि वो पीसी की तरफ मैं देख के आपको बताऊंगा, जी उसमें बड़ी पिक्चर आती है। जी तो ऐसा नहीं समझना कि मैं कैमरा इधर है और मैं देख इधर रहा हूँ। जी हाँ, जी तो चलिए आप दिखाइएगा। जी। तो ये जो कुछ कवरेज हमारे जो रिपोर्टर हैं मीनूदीर और जगदीश जी ने ये तैयार की है, उन्होंने सारा कवरेज किया है। तो बिरती साहब इसको जैसे जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो उसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। जी बिरती जी। लामा जी का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। हाँ, तो ये जालंधर बाबा साहब के चरण छो भूमि अंबेडकर भवन है, वेलकम करते थे। अब हमारे पार्थवाद जी स्टेट सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, तो ये मुझे सम्मानित कर रहे हैं। ये सामने क्राउड बैठी है क्योंकि वहाँ पर फ्रंट लाइन में काम करने वाले ही लोग आए थे, आम ऐसे ऐसे वैसे नहीं। तो ये लामा जी वहाँ पे बोल रहे हैं, ये भी वहाँ की ही है। हाँ, जसल साहब बैठे हैं और हमारे लेडीज हैं। हाँ, ये हमारे सिद्धार्थ नगर में सिद्धार्थ बुद्ध विहार, वहाँ पर भी हम गए थे 29 को। तो ये फिर अम्बेडकर भवन का आ गया है, कोई बात नहीं। तो ये, हाँ हाँ, मुझे वहाँ जाकर पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी हैं। पहले तो मैंने वैसे ही, पर फिर मैं गले लग के मिला इनसे। तो ये हमारे लामा जी वहाँ सिद्धार्थ विहार में। हाँ, ये गुरदासपुर का है, गुरदासपुर बुद्ध विहार का। ये माई सेल्फ। हाँ, तो ये जो बोधिसत्व अम्बेडकर स्कूल है, जो कभी एक कमरे में शुरू किया, वहाँ की है। तो ये फिर अम्बेडकर भवन की है, जालंधर की। तो ये हमारे तक्षशिला महाबोध विहार की है, वहाँ वेलकम कर रहे हैं मुझे। हाँ, ये वहाँ के सभी प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। हाँ, ये जगदीश जी खड़े हैं, रामदास गुरु जी हैं, पीछे हरभजन साबला, पीछे सोमलाल मिड्डा भी है हमारे स्कॉटलैंड से। आगे अपने दूसरे क्या नाम है, लामा जी की वाइफ के पीछे सोनगिंडा जी खड़े हैं। वो अंग्रेजों की थिंकिंग थी। हाँ, ये जो लाइब्रेरी है तक्षशिला में, उसकी फोटो है। ये लाइब्रेरी जो हर संडे तक्षशिला में स्टॉल लगाते हैं। हाँ, गिड्डा जी बैठे हैं और श्यामलाल जस्सल जी हैं, हरभजन जी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं उधर लेफ्ट हैंड साइड पे, मनोज। तो ये लाइब्रेरी की है। तो ये तक्षशिला महाविहार जो मेन श्राइन है उसकी है। भगवान बुद्ध का स्टैचू छोटा सा लगता है, लेकिन 26 फीट है। तो लामा जी वहाँ सब लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर एक नोट करने की बात है कि लामा जी को जो हमारे कनाडा के धम्मावेव के साथियों ने फाइनेंशियल हेल्प की है, 1 लाख रुपया वो दी गई थी वहाँ। और यूके से जो हमने 1 लाख दिया है, उसका भी यहीं पर किया था। तो ये सांची गेट है तक्षशिला का, जो हूबहू 100% सांची सांची गेट के तरह है, 100%। तो ये जो पीपल का पेड़ है, ये बोधि वृक्ष बुद्ध गया का उसकी ब्रांच है। हाँ, तो ये भी तक्षशिला के अंदर अंदर की है। वो पंजाबी भिक्खू चंद्र कीर्ति खड़े हैं। तक्षशिला बहुत बढ़िया जगह। हाँ, जैसे ही तक्षशिला के अंदर जाते हैं, राइट हैंड साइड पे बाबा साहब का जो स्टैचू है। तो हाँ, ये माई सेल्फ। हाँ हाँ, तो वो सुजय उनके घर में था, मीनू के। ये तक्षशिला का मेन गेट, अपने अंदर जाने का श्राइन में। हाँ, ये वेलकम कर रहे हैं लामा जी को। ये फिर अपने बुद्ध विहार जी। सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का बुद्ध विहार है जी। हाँ, बिरदी सर, आप कितने दिन वहाँ रहे हैं, और कितने दिन आपने जो लामा जी के साथ वहाँ जो बुद्ध विहारों में, जहाँ अम्बेडकर भवन में, कितने दिनों तक ये आपने? 27, 28, 29, हर रोज 3-4 प्रोग्राम होते थे। जी तो ये तो हम जो हमने मेमोरेंडम दिए
जो जी बुद्धिस्ट कंट्रियों को, ये उनकी फोटो है दिल्ली की। जी हमने 10-12 एम्बेसडरों को जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनको मेमोरेंडम दिए। कौन कौन सी कंट्री, जैसे जापान की एम्बेसी है, वहाँ भी आपने ये मेमोरेंडम दिया इसके बारे में? जापान, थाईलैंड, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, अपने यूएसए, कंबोडिया, ये देखो ये जापान की एम्बेसी है जी जो आप दिखा रहे हैं। तो ये यूनेस्को है क्योंकि वो बोध गया यूनेस्को के अंडर है वहाँ पर। तो ये म्यांमार, वेरी गुड। तो ये म्यांमार के कई जगह पे फोटो खींचने के लिए वो बहुत नहीं देते थे, तो फिर मना कुछ करते हैं, कर लिया। हाँ, या स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, ये एम्बेसी बस के सामने पिक्चर नहीं ले सकते, या? हाँ, जो पहला वो कंबोडिया का था, जी कंबोडिया। जी 2-3 कंट्री रह गए हैं, वो बनते प्रज्ञाशील देंगे। जी जी। बहुत बहुत बढ़िया आपने किया, और ये बहुत ही अच्छा कार्य था कि जो विदेशों की विदेश की एम्बेसीज हैं, दूसरी कंट्री के एम्बेसीज हैं, उनके लोगों को पता चले कि जो बोध गया महाविहार, क्योंकि बोध गया तो सभी दुनिया में सभी लोग जानते हैं। तो इसी के साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे पंजाब में आपने अंबेडकर भवन जालंधर, सिद्धार्थ बुद्ध विहार और जितनी जगह भी आप गए, वहाँ लोगों का कैसा प्रतिक्रम था कि बौद्ध गया के बारे में, बौद्ध महाविहार, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। क्योंकि वहां पर ऐसे नहीं कि सैकड़ों की तादाद में लोग आए, लेकिन जी जो आए वो डिवोटी और पक्के बुद्धिस्ट थे। और जी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि क्योंकि पंजाब थोड़ा सा बाहर ज़्यादा लोग आए हुए हैं, वैसे भी पंजाब प्रॉस्पर स्टेट है, तो उनको हर हर जगह से उनको फाइनेंशियली मदद की गई। क्या वो जी अंबेडकर बोधिसत्व स्कूल है, क्या गुरदासपुर है, क्या सिद्धार्थ नगर है, यानी जहाँ जहाँ भी वो गए हर एक ने उनको इकोनॉमिक तौर पे मदद की। जी तो वो बिल्कुल। बहुत खुश थे। लेकिन मैं सीधा लफ्ज कहूंगा कि 27, 28 और 29 और 31 को तो हमने कबड्डी खेली। कबड्डी बल जानते हैं ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ जहाँ जाओ। जी जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बहुत बहुत हमें ये सोचकर अपने आप पे नाज है कि हमने धम्म की सेवा की है। कैसा, मैं ऐसा मानता हूँ कि मानो हमने 16 अम्बेसियों को मेमोरेंडम दिए, जी उनमें से अगर 8 ने भी हमारी सपोर्ट की तो वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। या हाँ, और मैं इसी के साथ सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि धमावेज की पूरी टीम कनाडा और यूके, इंग्लैंड से $2 लाख जो 2 लाख रुपया, रुपीस सॉरी, 2 लाख रुपए जो है वो वहाँ के लिए डोनेशन दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 1-2 दिन का काम नहीं है, यहाँ साल भी लग सकता है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी दोषी है। क्योंकि अगर कोई भी एजिटेशन होती है, जैसे मैं पहले सोच रहा था, आप बात कर रहे थे एजिटेशन की, अगर कोई भी एजिटेशन होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में उसका हल निकाल सकती है, एक दिन में ही कुछ घंटों में निकाल सकती है। जैसे इधर भी हम देखते हैं कि जैसे एजिटेशन होता है कहीं भी, और मैं देखता हूँ जहाँ अम्बेसी के सामने खालिस्तानी जो लोग हैं वो एजिटेशन करते हैं, तो वो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी उन पे कोई लाठी चार्ज नहीं करता, कोई भी उनको गलत नहीं बोलता। वो शांतिपूर्वक करते हैं, करने दो। अगर जब एक्शन का रिएक्शन होता है, जब हमारे लोग जब मैं भारत में देखता हूँ तो भारत के लोग में जब कोई एजिटेशन होता है तो वो लोग वहां नारे लगाते हैं, उसको रोकने के लिए ही पुलिस उन पे डंडे बरसाने लगती है, उस पे एक्शन और रिएक्शन होता है, और जिससे जो यंग जनरेशन है वो वायलेंस हो जाती है। अगर गवर्नमेंट उसका पूरा साथ दे, उसको शांतिपूर्वक बात करने दे और उसका हल निकालें, तो मेरा ख्याल में भारत में भी कभी वायलेंस नहीं होगा। जी गो हेड। साहब, देखो जो जो आप कहते हैं ना कि अगर गवर्नमेंट चाहे, उसके करने की कोई जरूरत नहीं है। जी क्योंकि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी
50 को इम्प्लीमेंट हुआ। यस उसकी धारा 13 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले चाहे किसी स्टेट का है चाहे सेंटर का है, वो सभी कानून खत्म किए जाते हैं। तो अगर जी जो कानून 49 में बना है वो ऑटोमेटिकली खत्म होता है। बिल्कुल उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पास जी करने की जरूरत नहीं है। वो तो जी सिर्फ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दिल से बौद्ध धर्म के बारे में बेईमान हैं, इसलिए वो नहीं कर ईमानदार रहे। बिल्कुल अगर वो ईमानदार हों तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हर हिंदू सभा में वो हमारे बौद्धों को भी लें। राम मंदिर बनाया है तो उसमें अगर 15 अगर 12 है तो हमारे 6 को बौद्ध को लें और एक को चेयरमैन बना दें। तो ये जी बात जो है ये तो 100% गैर कानूनी है, इंडियन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जी बिल्कुल बहुत अब अच्छा अब 12 तारीख को हम जा रहे हैं, मैं वहां पर हूँगा एक दिन के लिए, जितनी देर के लिए कहेंगे, क्योंकि मुझे तो वापस आना है 19 तारीख को। मैं भी भूखा रहूंगा, कोई बात जी नहीं, 3-4 जी दिन में मर नहीं जाएंगे। क्योंकि जी जो एक्सपेरिमेंट अब तक ह्यूमन पे किया गया है, 30 दिन के लिए ह्यूमन जो है बगैर पानी और खाने के जिंदा रह सकता है। रह तो सकता 12 है तारीख को देखो क्या होता है। जैसा आपने कहा है, हो सकता है कि वो हमें भूख हड़ताल करने भी ना दें कि आप यहाँ मत बैठो, यहाँ मत खड़े हो। हम तो कोशिश करेंगे कि हमारी जो नौजवान हैं उनको काम एंड कूल करेंगे, भाई हमें भारत के संविधान में रहकर करना है जो भी करना है। भिक्खू भी ऐसा नहीं करेंगे। अब जो हमारे नौजवानों का खून गर्म है तो हम उनको कोशिश करेंगे कि हम कोई भी कानून के बाहर जाकर ऐसी बात कोई भी नहीं करेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी सर आनंद भाई साहब प्लीज गो जी हेड जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम। और जैसे आप जानते हैं कि जो प्रोग्राम की समाप्ति है, हम जो 423 भगवान बुद्ध की गाथाएं, उसमें से हमारे जो आदरणीय जसविंदर सोंधी जी है, जिन्होंने अब पंजाबी में उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको शेयर करते हैं। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमो बुदाय। मैं जसविंदर सोंधी, हमेशा की रविवार की तरह हम धम्मा वेज के माध्यम से आप सभी के समक्ष धम्म पद में से 2 श्लोकों की व्याख्या आपके समक्ष रखते हैं। आज भी हम अपमाद वर्गों में से 2 श्लोकों की व्याख्या आपके समक्ष रखते हैं। हमारा विषय है जागरूकता। जागरूक और आलसी व्यक्ति के संबंध में तथागत बुद्ध हमें क्या शिक्षा देते हैं, आइए जानते हैं। तथागत बुद्ध गाथा नंबर 21 में हमें समझाते हैं कि जागरूकता का पालन करना अमृत पद है, जबकि आलस मृत्यु का पद है। जागरूक व्यक्ति सुचेत रहते हैं, लेकिन जो आलसी और असावधान होते हैं वो मृत्यु के समान होते हैं। अगले श्लोक में तथागत हमें क्या कहते हैं कि ज्ञानी लोग जागरूकता के लाभों को समझकर श्रेष्ठ अरहतों के मार्ग पर चल के सतर्क रहकर आनंदित होते हैं। इसमें तथागत यही समझाते हैं कि जागरूक रहना अमृत पद है, सदीवी मार्ग है, और आलस में रहना मृत्यु का पद है। इसी तरह बुद्ध की महान शिक्षाओं के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जी बहुत बहुत मेरी धन्यवाद मेरी जी जी आखिर में रिक्वेस्ट है कि धम्मा वेव देखने वाले 12 फरवरी को जरूर धम्मा वेव देखें। हम वहाँ से जो लाइव करेंगे प्रोग्राम बोध गया थे, हमारे मीनू धीर जो हमारे रिपोर्टर है, उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। कोशिश तो करेंगे कि वो भी जाएं। अगर वो नहीं जा सके तो उनके हस्बैंड जगदीश जी वो जाकर वहाँ लाइव कवर करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि 12 फरवरी को आप लाइव वहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं। धम्मा वेव की टीम वहाँ पर होगी। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी सर। और इसी के साथ जो आज का जो हमारा प्रोग्राम वो समाप्त होता है। मैं सभी का बेनमल भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने
बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में जो धम्म देशना दी है नारी मुक्ति के बारे में। और हमारे डॉक्टर सुजाता जी जो हमेशा ही धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए प्रचार प्रसार के लिए तत्पर रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और हमारे गेस्ट स्पीकर आज जो हमारी टीम के सदस्य हैं, हेड हैं हमारे, वो डॉक्टर हरबंस बिरदी जी, जिन्होंने भारत के पंजाब में जो बहुत ही मंदभागी जो घटना हुई है उसके बारे में विस्तार से बताया। क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं पास्ट में भी होती रही हैं और फ्यूचर में भी होगी, मगर हम धमावीज की टीम को सभी को उत्साहित करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर हमने एजिटेशन करना है और अपने हक अधिकार भी लेने हैं, मगर लेने हैं शांति से लेने हैं। क्योंकि जब हम अशांति करेंगे कोई भी हमारे महापुरुषों ने हमें अशांति का जो मार्ग है वो नहीं दिखाया। उसमें चाहे बाबा साहब पे खुद पे लाठियां बरसी और बुद्ध को पत्थर भी मारे गए, हमारे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उन पे गंदगी फेंका गया, पत्थर मारे गए, मगर उन्होंने शांति का मार्ग नहीं छोड़ा। तो हम लोगों ने भी शांति के मार्ग पर चलकर जो हमारे जो हक और अधिकार है, हमारे जो राइट्स हैं, उनको लेना है। चाहे वो कहीं भी है, चाहे बोध गया में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हमारे महापुरुषों की जो रक्षा है, उनके स्टैचू की, उनकी मान मर्यादा की जो रक्षा करनी है, हम सभी शांतिपूर्वक करेंगे और हम हक अधिकार लेकर रहेंगे। और हमारे सभी जो दर्शक देख रहे हैं धमावेश को, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि कोई वो आगे हम धमावेश को जो प्रचार प्रसार करने में हमारी सहायता करते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही धमावेश को घर घर पहुंचाते रहें और धम का और बाबा साहब का मिशन घर घर पहुंचाते रहें। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। और